नमस्कार। ज्यादातर लोग फेफड़े जैसे शरीर के एक अहम हिस्से की सेहत के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, जिसके कारण फेफड़े में दिक्कत आने से लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। आज लंग कैंसर के संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो खास कैंसर रोग विशेषज्ञ अपोलो अस्पताल हैदराबाद के आंको सर्जन डॉक्टर टीपीएस भंडारी और आंकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप लोगों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों से अपने इन मेहमानों का परिचय भी करा देता हूं। डॉक्टर टीपीएस भंडारी ने सर्जरी में एमडी, डीएनबी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में एमसीएच किया हुआ है। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स लंदन से ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी में एफआईसीओ और वट्टीकुटी एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एडवांस रोबोटिक सर्जरी का कोर्स भी आपने कर रखा है। आपके पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में 21 वर्ष से अधिक का अनुभव भी है। डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास आउट हैं। गवर्नमेंट सेटअप, ट्रस्ट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके पास काम करने का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। लंग कैंसर पर आपने यूएसए की फेलोशिप भी ले रखी है। तो हम सवालों का सिलसिला अब शुरू करते हैं डॉक्टर प्रशांत से। डॉक्टर प्रशांत, फेफड़े यानी लंग का कैंसर क्या होता है और इसके कौन से प्रमुख लक्षण होते हैं जो सामने आते हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले धन्यवाद कि हम लोग एक इतने महत्वपूर्ण विषय पे हमने अपना समय निकाला है और आपने हमें इसका मौका दिया। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ। फेफड़ों का कैंसर अत्यधिक मात्रा में 50 वर्ष से आयु के लोगों में देखा जाता है और जो सबसे ज्यादा लक्षण हम लोगों को क्लिनिक में देखने मिलते हैं, लंबी सूखी खांसी या फिर वजन घटते जाना, सांस फूलना, जैसे कि कुछ एक्सर्ट में कुछ काम कर रहे हैं तो बोलते थे कि पहले हम आराम से टहल सकते थे लेकिन अब हम टहलने जाते हैं तो अपना दम फूलता है हमारा, या कभी कभी वजन अत्यधिक और जल्दी कम होते जाता है। सर, एक चीज और है ना कि टीबी और लंग कैंसर के लक्षण लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो इसलिए ये नहीं पता चल पाता है कि ये लंग कैंसर है या फिर टीबी की निशानी है। तो थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करते हुए बताइए। अब पहली बात, हमारे भारतवर्ष में टीबी बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ये जो आपने सवाल किया ये बहुत महत्वपूर्ण है कि टीबी और लंग कैंसर दोनों के ही लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं। दोनों में ही खांसी है, दोनों में ही वजन कम होना है, दोनों में ही दम फूलना है, लेकिन एक खास फर्क हो जाता है जब आप किसी के लिए कहते हैं कि जब टीबी का जो बुखार होता है वो ज्यादातर जो है शाम के टाइम तक उसमें जो बुखार भी बोलता है मरीज कि हमको जो है तो हल्का हल्का बुखार रहता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरी बात, टीबी में जो है आपको बहुत जल्दी वजन कम नहीं होगा, बल्कि कैंसर में जब स्टेज बढ़ती जाती है वजन भी बहुत जल्दी घटता है। तीसरी बात, टीबी का जो पैच होता है, जैसे हम लोग एक्सरे में कहते हैं कि टीबी छाती में हमने कुछ पैच आया है, निशान दिखाई दे रहा है, वो और कैंसर के पैच में थोड़ा बारीकी तौर पे फर्क भी होता है। और आज की तारीख में तो देखिए आप एक्सरे के अलावा हम लोग सीटी स्कैन भी करते हैं तो भी उसमें हमको गाइडलाइंस मिल जाती है कि क्या ये कैंसर की तरफ है या टीबी की तरफ है। डॉक्टर भंडारी, क्या कारण है कि अक्सर लंग कैंसर की पहचान एडवांस स्टेज में हो पाती है और खांसी के कौन कौन से तरीके हैं, माने किस तरह की खांसी होती है जिससे अनुमान लगाया जाए कि लंग कैंसर हो सकता है? और इसी सर एक छोटा जुड़ा हुआ सवाल और मैं इस पे जोड़ दे रहा हूं कि पीठ में दर्द भी होता है तो भी ये कहा जाता है कि संभावना हो सकती है
कि लंग कैंसर हो? जी देखिए ओमदत जी, लंग कैंसर एक विचित्र कैंसर है। जी विचित्र मैं इसलिए कहता हूं कि जो लोग भी, ये हम सबको मालूम है कि ये स्मोकिंग से होता है, और जी ज्यादातर लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो लगभग 18-20 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, जी और वो स्मोकिंग जिंदगी भर चलती रहती है। लंग कैंसर ये बनना शुरू हो जाता है स्मोकिंग के कुछ 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, जब भी ये बनना शुरू हो जाता है, बट वो एकदम प्रकट नहीं होता है। वो अच्छा शांत एक जगह, लंग्स में एक जगह शांत बैठा रहता है, धीरे 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 बनते रहता है। फिर उसमें कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं वो टिश्यू के अंदर, जिससे उसकी ग्रोथ तेज हो जाती है। अच्छा, पहली बात ये है। तो इसके कारण ये भी है कि लंग कैंसर कई सालों तक, 20 साल तक भी शांत बैठा रहता है, धीरे 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 पनपता रहता है, और एक दिन ग्रोथ एक्सप्लोसिव होके वो सामने प्रकट होता है। दूसरी बात क्या है कि जो लंग की प्रणाली है, उसमें सेंटर में सांस लेने के पाइप्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, और साइड में होता है लंग का टिश्यू, जहां पे वो ऑक्सीजन, जो खून और वो सब आता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ज्यादातर कैंसर जो है साइड में, जिसको हम पेरिफेरी में बोलते हैं, वहां बनता है, धीरे 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 बनता है। जब तक वो पाइप्स की प्रणाली में अंदर नहीं जाता है, तब तक ये लक्षण जो होते हैं, खांसी के, खून में थूक आना, पेन के, ये सब लक्षण होते नहीं है। इसलिए जब बहुत एडवांस्ड होने के बाद ही कैंसर, लंग कैंसर डायग्नोज होता है, ना कि अगर आपको सस्पिशन है कि स्मोकर है, वो खुद अपना टेस्ट कर रहा है या डॉक्टर उसका टेस्ट कर रहा है, साल भर सर्वेलेंस कर रहा है, एक्सरे ले रहा है, सीटी ले रहा है, तब पता चलता है। पर ज्यादातर जी प्रेजेंटेशन और पेरिफेरल लोकेशन, इसके कारण देर से प्रेजेंट होता है एडवांस स्टेज में। जी। अच्छा सर, ये खांसी जैसे कई तरह की होती है, किसी को सूखी खांसी आती है, कभी किसी को लगातार खांसी आती है, तो ये कैसे, कौन सी खांसी ज्यादा कष्टदायक होती है, कौन सा आगे चल के ये कैंसर का रूप ले सकती है? देखिए, लंग कैंसर में जो खांसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब वो कैंसर वो पाइप्स के अंदर, जो ब्रोंकस जिसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं अंदर पाइप, जब तक उनके अंदर जाता नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन होता नहीं है। जब उनके अंदर वो जाना शुरू होता है, तो वो पाइप्स में इरिटेशन स्टार्ट होता है, खुजली टाइप जिसको बोलते हैं, इरिटेशन होता है, जिसके कारण खांसी शुरू होती है। और ये खांसी कंटिन्यूस होती है, बीच बीच में रुक जाती है, फिर कंटिन्यूस होते जाती है, और काफी डीप खांसी होती है। ज्यादातर ये खांसी सूखी खांसी होती है, पर कभी कभी ये खांसी में जब खून की वेसल्स ब्रेक हो जाती है, तब खून भी आना शुरू होता है, और ये कंटिन्यूस ड्राई कॉफ, ऑफ एंड ऑन कॉफ रहता है, जो महीनों तक चलता है। ये दवाई लेने से ठीक नहीं होता है। एक कॉफ सप्रेसेंट, कॉफ की, खांसी की दवाई जो होती है, हम लेते हैं, उससे ये रुकता नहीं है, ये जारी रहता है। जी। अच्छा डॉक्टर प्रशांत, कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं जिनके होने पर ये जरूरी हो जाता है कि कैंसर के डॉक्टर से परामर्श लिया जाए, ताकि आसानी से उसका उपचार हो सके? और इसी के साथ एक सवाल और, कि क्या ऐसा संभव है कि आपको लंग कैंसर हो और जिंदगी भर पता ही न चले? हम लक्षण पे आए तो सबसे पहले, अगर कोई खांसी ऐसे है जो कि लगातार चलती जा रही है, रुक नहीं रही है, आमतौर पर जो इलाज किया गया है उसके बावजूद भी उसका बरकरार है, खांसी में खून आना शुरू हो जाए, और जो अभी डॉक्टर भंडारी ने एक वर्ड यूज किया था, इरिटेशन, कंटिन्यूअस ड्राई कफ होता ही जा रहा है, खांसता ही जा रहा है आदमी। और दूसरा लक्षण मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, दम फूलना। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि पहले हम आराम से टहल कर लेते थे, घूम लेते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ लेते थे। अगर दम फूलने लगता है तो इसका मतलब ही ये है कि कैंसर आपका बढ़ रहा है अंदर ही अंदर, और वो आप सांस की नलियों को दबा रहा है।
आपका दूसरा सवाल था कि आपको लंग कैंसर हो और मालूम ही ना पड़े। ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर चीज है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है क्योंकि जहाँ पे अमेरिका वगैरह में जहाँ पे कंपलसरी होता है डेथ के बाद में पोस्टमार्टम स्टडी, तो कई बार होता है कि आदमी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो गई या किसी और बीमारी से हो गई, बाद में देखा तो शायद लंग में एक छोटा सा स्पॉट दिखा, बट अन्यथा आमतौर पर लंग कैंसर ऐसा नहीं है कि जो छुपा रहता है। डॉक्टर भंडारी, फेफड़ों जी में कैंसर के पनपने की सबसे प्रमुख वजहें क्या होती हैं? देखिए, स्मोकिंग जो है, धूम्रपान, जी 90% कैंसर्स धूम्रपान के वजह से होते हैं लंग के। 90% फेफड़े का कैंसर 90% धूम्रपान के वजह से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्मोकिंग, धूम्रपान दो टाइप के हैं, एक तो जो आदमी पीता है, प्राइमरी स्मोक, और दूसरा जो उसके अगल बगल रहता है, सेकेंडरी स्मोक, जैसे परिवारजन जी या ऑफिस में बाकी लोग। इसलिए गवर्नमेंट ने ये धूम्रपान बिल्कुल बैन कर दिया है पब्लिक प्लेसेस में, क्योंकि ये पाया गया है कि सेकेंडरी स्मोक भी बहुत हानिकारक है, और ज्यादातर महिलाएं और जो भी बच्चे हैं और बाकी लोग होते हैं, उनको कैंसर के, जो स्मोकर्स नहीं है, तो उनके कारण यही है कि सेकेंडरी स्मोकिंग, इसलिए ये बैन हो गया। तो स्मोकिंग 90% केसेस में लंग कैंसर कॉज करता है, पहली बात। दूसरी चीज है, रेयर कॉजेज जो है, जो 10% में होते हैं, जिसको बोलते हैं आपके जो ये फ्रिज रेफ्रिजरेंट वाली इंडस्ट्री है, एस्बेस्टॉस जहाँ पे यूज होता है, और अच्छा जी रेडॉन यूज होता है, ये कुछ प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। इन प्रोडक्ट्स की मात्रा के कारण, उनके आयनाइजिंग रेडिएशन के कारण और एस्बेस्टॉस के कीटाणुओं के कारण भी कैंसर होता है। तो ये 10% केसेस में इनके कारण होता है, 90% धूम्रपान के वजह से। सर, ये दो रीजन आपने बता दिया, क्या जी हेरिडिटी भी होता है ये? जी, वंशानुगत भी होता है ये? बहुत कम, जी बहुत कम। ये जैसे दूसरे कैंसर, जैसे आपके ब्रेस्ट कैंसर जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है, उसमें हेरिडिटरी बहुत ज्यादा कॉमन कॉज होता है। इसमें इतना कॉमन कॉज नहीं है, रेयर है। हेरिडिटरी हो सकता है, रेयर है, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन इसके स्मोक से ज्यादा स्टिमुलेट होके होते हैं, ना कि इनहेरेंट इनहेरिटेंस के कारण। अच्छा सर, ये भी तो कहा जाता है कि वायु प्रदूषण है, तो वायु जी प्रदूषण से भी कैंसर बढ़ रहा है, ये कहाँ जी। तक अब सत्य है? जी देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि धूम्रपान में जो केमिकल्स होते हैं, जी जिनको हम एरोमेटिक साइक्लिक अमीन्स बोलते हैं, नाइट्रोसमीन्स, ब्यूटाजोल बोलते हैं, ये आपके वायु प्रदूषण में भी होते हैं। जैसे आप कोयला जलता है, इंडस्ट्री में लोहा लोहा बनते समय गैस निकलती है और धुआं निकलता है, उसमें भी हजारों लाखों प्रदूषण के कीटाणु होते हैं, और उनके उनमें भी ये एरोमेटिक अमीन्स और नाइट्रोसोविटामिन्स की भी मात्रा पाई जाती है। तो स्मोकिंग, धूम्रपान जी। में तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहता है, बट ये प्रदूषण में इतना हाई नहीं रहता है। पर क्योंकि हम दिन भर सुबह शाम वो उसको लेते रहते हैं, लेते तो उनमें भी वो मात्रा बढ़ के उसके कारण भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर प्रशांत, सिगरेट की बात चल रही है, यानी धूम्रपान की। कई लोग तो जी चेन स्मोकर भी होते हैं, तो सिगरेट फेफड़े के कैंसर का सबसे बड़ा कारण तो है, लेकिन ये बताइए कि सिगरेट के धुएं में, सर ने अभी इसे बताया, डॉक्टर साहब ने, कि किसकी वजह से फेफड़ों पर सीधे असर होता है, तो ये जो धूम्रपान करते हैं, तो किस तरीके से फेफड़े पर असर करता है, एक तो ये। तो और दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और, जो हमारे जी, धूम्रपान करने वाले लोग हैं, जो बड़े इसको बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए कि एक दिन में कितना सिगरेट पीना सेफ है, और कितनी संख्या में सिगरेट जो है वो जिसको हेवी स्मोकिंग के दायरे में आती है और नुकसान कर सकती है। तो साहब आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा मैं। जी। दूसरा सवाल जो था आपका, कितनी सिगरेट सेफ है, तो पहली बात, एक सिगरेट भी सेफ नहीं है, आधी सिगरेट भी अच्छा। सेफ नहीं है, ये सिगरेट सेफ नहीं है। अगर मैं अभी, आपने मुझे जवाब देने के लिए बुलाया, लेकिन मैं भी एक छोटा सा एक सवाल पूछूं कि ट्रेन के कितने पास से निकलना सेफ है?
तो आपका भी शायद जवाब ये होगा कि अगर ट्रेन जा रही है तो उसके आसपास मत आइए। तो ये सिगरेट भी वैसे ही है। तो पहले तो बात मैंने आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दिया, नहीं ये किसी भी तरीके से सेफ नहीं। फिर आता है आपका पहला सवाल कि इसमें ऐसा क्या है। देखिए, एक सिगरेट तो अगर हम डिफाइन कर दें और उसके अंदर क्या क्या चीजें निकलती हैं सिगरेट के जलने पे, तो आप समझिए सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, नाइट्रोसामीन, ये सारे वो केमिकल्स हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोसामीन, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये सारे वो केमिकल्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के पॉइजन्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि कीटनाशक दवाइयों में, चूहे मार दवाइयों में। और जब एक सिगरेट को जलाया जाता है और उसका धुआं निकलता है, इस सब के अंदर ये पूरा उसका कंपोजिशन है। और ये एक नहीं है कि 1 + 1 = 2, जहाँ पे 1 + 1 11 हो जाता है, 11 + 1 111 हो जाता है। ये इतना घातक और हानिकारक हो जाता है कैंसर बनने के बाद। अच्छा सर, अगर मान लिया कोई सिगरेट पी रहा है और उसको ये लग रहा है कि भाई अब हम छोड़ दें, तो अगर अचानक वो छोड़ देता है तो क्या उसके लंग जो है फिर से हेल्दी हो जाएंगे? देखिए, ये हेल्दी अचानक नहीं होंगे, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है, मैं हर पेशेंट को, हर उसके फैमिली मेंबर को एडवाइस करता हूँ, आप कल नहीं आज ही सिगरेट छोड़ दीजिए। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने में समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर भरपाई होगी। इसका कोई स्केल नहीं है कि हम 10 सिगरेट पीते थे तो 10 साल बाद हम नॉर्मल हो जाएंगे, हम 20 पीते थे तो 20 साल लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब भी आप सिगरेट छोड़ेंगे उसके बाद में उसके इफेक्ट्स कम ही होंगे। ये रिक्वेस्ट होती है पेशेंट से भी और अटेंडेंट से भी कि आप दोनों ही लोग सिगरेट को छोड़ने की करें। अच्छा डॉक्टर भंडारी, लंग कैंसर की बात हम कर रहे हैं, ये लंग कैंसर कितनी तेजी से बढ़ता है और औसतन किस उम्र के लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है? तीसरी बात जो आप कह रहे थे कि एक एज जाकर के बहुत देर में इसका पता चलता है, तो सर क्या कम उम्र के जो लोग होते हैं उनमें लंग कैंसर नहीं होता है? देखिए ओमदत्त जी, मैंने शुरू में ये बात करी कि ये लंग कैंसर जो है एक विचित्र कैंसर है। और जब इंसान शुरू करता है स्मोकिंग, काफी जवानी में शुरू करता है। कोई ऐसा नहीं है कि 40-50 साल में स्मोकिंग शुरू करता है। जो भी स्मोकिंग करता है वो कॉलेज में शुरू करता है। 90% के ऊपर लोग कॉलेज में स्मोकिंग शुरू करते हैं। तो तब से ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि वो जो हानिकारक पदार्थ है वो धूम्रपान में, वो लंग्स को अफेक्ट करके म्यूटेशन बनाना शुरू कर देते हैं। और किसी स्टेज में 5 साल 10 साल में वो म्यूटेशन होके वो ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। बट वो ट्यूमर की ग्रोथ शुरुआत में बहुत स्लो होती है। कई बार पाया गया है कि ये 20 साल तक भी शांत बैठा रहता है। और एकदम जब वो जेनेटिक म्यूटेशन एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो उसमें बड़ी एक्सप्लोसिव ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और वो फिर ट्यूमर डबलिंग टाइम पे आ जाता है, डबल होना शुरू होता है कैंसर। वो जनरली लंग कैंसर में ये कहा गया है कि 6 माह से लेकर 1 साल तक उसका ट्यूमर डबलिंग टाइम है। सो अगर 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, वो 6 महीने से लेकर 1 साल में डबल 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो काफी सालों तक शांत होने के बाद वो मल्टीप्लाई होकर तेजी से बढ़ना लगता है। दूसरा सवाल आपका था, ये किस उम्र में पाया जाता है? लोग शुरू करते हैं 18-19 की साल में, पर उनको 18-19 में किसी को लंग कैंसर नहीं होता है। रेयर एक्सेप्शन, 1% से भी कम, बोली ना के बराबर। लंग कैंसर शुरू होता है धीरे धीरे 20, 25, 30 साल स्मोकिंग करने के बाद 45 साल पे करीब लगभग उसके लक्षण शुरू होते हैं। कॉमनेस्ट एज जो है 50 साल पे ये प्रेजेंट होना शुरू होता है। लंग कैंसर के केसेस लंग 50 ईयर्स पे आना शुरू होते हैं एंड 60 to 75 में ये पीक पे रहता है। मैक्सिमम केसेस आपके लंग कैंसर के 60 से 75 साल की एज ग्रुप में पाए जाते हैं। 50 साल पे ये प्रकट होता है। तो ये इसका ऐसा है। तो कई लोग, जवान लोग सोचते हैं, अरे मैं तो 10 साल से सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो 50 साल और 60 से 75 के बीच में पता चलेगा। अच्छा सर, जैसे जो आप बता रहे थे कि ट्यूमर बनता है,
तो क्या जी हर ट्यूमर लगभग वो कैंसर के रूप में आ जाता है? जी, देखिए वही मैं बात कर रहा था कि ये जो ट्यूमर का जो है स्लोली बनना जब शुरू होता है, और उनमें ये कैंसर भी, जो लंग का कैंसर है, ये भी म्यूटेशन के कारण है। आपके जो ये हानिकारक पदार्थों ने वो सेल में जाके हिट करते हैं, और वो जीन, जो हमारा जीन्स है उसमें म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब चेंजेस ले आते हैं। तो जो अच्छा। सेल जो होते हैं, ये जीन्स जो है, इनका काम क्या है, हमारे जो सेल्स है उनका फंक्शन को रेगुलेट करना, मेंटेन करना। जिस दिन ये म्यूटेशन के कारण उनमें गड़बड़ी आ जाती है, तो जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन है बहुत फास्ट हो जाता है। एक सेल अगर 1 घंटे में बन रहा है, तो वो 5 सेकंड में बन जाता है। तो ये प्रोलिफरेशन रेट बहुत तेज हो जाता है। तो धीरे 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 करके ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। इसके अच्छा कारण डॉक्टर ये जी, कैंसर बनना शुरू हो। डॉक्टर प्रशांत, लंग कैंसर हो रहा है या फिर हो चुका है, ये जानने के लिए किस तरह की जांचें, कौन से टेस्ट कराए जाते हैं जिससे कि ये पता चल सके कि हम अब लंग कैंसर के मरीज हो चुके हैं या इन फ्यूचर होने वाले हैं? सारे टेस्टों को हम एक जगह लेके आए। अगर हमें किसी मरीज पे डाउट हो चुका है कि उसको लंग कैंसर है या होने की संभावना है, तो शुरुआत होती है एक्सरे से, उसके बाद में सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में भी अगर कंफर्मेशन हो जाता है तो हमें करना है इसके बायोप्सी। बायोप्सी के बाद में हमको मालूम पड़ता है वो कैंसर है तो किस प्रकार का कैंसर है। उस बायोप्सी के बाद में हमको और भी स्कैन करते हैं जिससे ये जानकारी हो कि कैंसर जो है वो लंग में ही है या शरीर के और हिस्सों में फैला है, जैसे कि लिवर में या हड्डियों में कहीं और भी चला गया है। और यथावत उसके बाद में उसके कुछ इलाज की बात है। जी। और और कौन से टेस्ट, तो टेस्ट कौन कौन से इसके बाद होते हैं आगे? और मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले शुरुआत एक्सरे, सीटी स्कैन, बायोप्सी। अगर बायोप्सी में हमको कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है तो उसके बाद में उसी बायोप्सी के हम लोगों को और भी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करनी होती है, जिससे ये मालूम पड़ता है ये किस प्रकार का कैंसर है और कौन से ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्स बेटर आएगा। और उसके संग में हमको होल बॉडी स्कैन भी करना होता है कि बीमारी सिर्फ फेफड़ों में है या जिगर में, हड्डियों में और भी कहीं पर। जी। अच्छा डॉक्टर भंडारी, यदि जी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये लक्षण नोटिस करता है कि फेफड़े के कैंसर हो सकता है कि हमको हो रहा हो, तो सबसे पहली जांच, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्सरे किया जाता है, तो एक्सरे में क्या पता चलता है कि जिसे सामान्य आदमी भी समझ सके? देखिए, जब कोई व्यक्ति सामने आता है डॉक्टर के, और वो बताता है कि मेरे को बहुत दिनों से खांसी हो रही है और बाकी प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे प्रशांत ने शुरुआत में बताई थी कि हिंदुस्तान में सबसे कॉमन टीबी है। तो जी। मेरी राय इसमें यह है कि अगर मेरे पास नॉन स्मोकर आता है तो मैं छाती का एक्सरे पहले करता हूँ, और अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो मैं सीटी स्कैन की तरफ जाता हूँ, क्योंकि महंगा है टेस्ट। जी। वेरस अगर मेरे पास स्मोकर आएगा, सामने काफी साल से स्मोकिंग कर रहा है और उसको ये लक्षण है, खांसी है, खून आ रहा है, ये सब, तो मैं पहले एक्सरे नहीं करूंगा, इसमें मैं सीटी स्कैन करूंगा। क्योंकि छाती का एक्सरे करने के बाद भी लंग कैंसर का पेशेंट में अगर कोई छोटा टाइप का कैंसर है तो छाती के एक्सरे में दिखेगा नहीं, तो मैं सीटी स्कैन तो करना ही है, तो उसमें मैं सीटी स्कैन करूंगा। सो नॉन स्मोकर में एक्सरे, एंड स्मोकर में डेफिनेटली सीटी स्कैन चेस्ट विद कॉन्ट्रास्ट। इससे वो पूरी लंग की स्कैनिंग हो जाएगी, और अगर कुछ भी कहीं पे छोटी सी ग्रोथ कुछ भी बन रही है, 1 सेंटीमीटर, ये सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी जो होती है वो 5 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर तक की ग्रोथ को भी पकड़ लेते हैं एट द इनिशियल स्टेज। अच्छा डॉक्टर प्रशांत, लंग कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो लंग कैंसर कितने तरह के होते हैं और इनको कैसे समझा जाए अलग अलग करके? वर्ड यूज करने पड़ेंगे मुझे इस जवाब के लिए। लंग कैंसर मोटे तौर पे एक वर्ड होता है एडिनोकार्सिनोमा, जो कि ज्यादातर कॉमन होता है।
दूसरा उससे कम कॉमन होते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और बाकी तीसरी कैटेगरी में रेयर कैंसर आते हैं। सबसे ज्यादा जी एडिनोकार्सिनोमा हम लोगों को देखने में मिलता है, और जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि बायोप्सी के बाद में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो वो इस एडिनोकार्सिनोमा के लिए ही एप्लीकेबल होती है, जिससे हमें ये पता चलता है इस कैंसर के जीन्स कैसे हैं, और उनसे हमको कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि एक टैबलेट खानी होती है, वो भी इसका इलाज कर सकती है। क्या वो उसका पे असर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर हमें ये मालूम पड़ता मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में कि नहीं ये इसमें वाले जीन्स है ही नहीं, तो फिर बेकार है उस टैबलेट को देना, फिर हमको जो है रेगुलर कीमोथेरेपी ही देनी होगी। डॉक्टर भंडारी, लंग कैंसर के कितने स्टेज होते हैं और उन जी स्टेज की क्या पहचान होती है? और इसी के साथ जुड़ा हुआ सर सवाल एक और, क्योंकि स्टेजेज हर कैंसर में हम सामान्यतः देखते हैं कि 4 स्टेज होते हैं, तो चौथे स्टेज में भी क्या कुछ और प्रकार हो जाते हैं क्या उसमें? जरा इसके बारे में बताइए। जी, देखिए लंग कैंसर में जैसे बाकी कैंसर होते हैं उसमें भी 4 स्टेज होते हैं। जी अच्छा, तो समझने की बात यह है कि स्टेज 1 कैंसर जो होता है, वो स्टेज 1 कैंसर जो होता है वो लंग्स में प्रेजेंट होता है, लंग्स के किसी भाग में प्रेजेंट होता है, और जी वो कहीं पे उसका स्प्रेड नहीं हुआ होता है। कहने का मतलब है ये ज्यादातर स्प्रेड किधर हो सकता है? लंग्स से छोटे छोटे नोड्स होते हैं, नोड्स में जा सकता है, और कई शरीर के दूसरे दूसरे लंग में जा सकता है, या लंग्स के दूसरे भाग में जा सकता है। बट जी स्टेज 1 में वो लंग कैंसर एक ही जगह पे बना रहता है, उसका कोई भी स्प्रेड लंग के बाहर या लंग के अंदर पे नहीं होता है। इसको स्टेज 1 लंग कैंसर बोलते हैं, सिंपल फॉर्म में। जी स्टेज 2 कैंसर और स्टेज 3 कैंसर, ये कैंसर, ये वो लंग कैंसर के स्टेज हैं जहां पे लंग कैंसर नोड्स में जा चुका है। नोड्स क्या होते हैं कि ये कैंसर की बीमारी जो है बन के लंग लिम्फेटिक्स करके वहां पे प्रणाली होती है, उसके कारण उसके सहारे ये नोड्स में जाते हैं जहां पे ये फिल्टर होता है। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 कैंसर, लंग कैंसर में ये नोड्स को इन्वॉल्व कर देता है। अर्ली नोडल इन्वॉल्वमेंट को स्टेज 2 बोलते हैं, और थोड़ा सा जो और नोड्स आगे जाके एडवांस्ड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं उनको स्टेज 3 लंग कैंसर बोलते हैं। स्टेज जी 4 लंग कैंसर जो होता है वो शरीर के दूसरे भागों में जा चुका होता है, जैसे हड्डियों में, मस्तिष्क में, आपके लिवर में, एड्रिनल ग्लैंड में, और शरीर के कई किसी और भाग में जब लंग कैंसर चले जाता है तो उसको स्टेज 4 लंग कैंसर बोलते हैं। तो ये 4 स्टेज है लंग कैंसर के। सर, डॉक्टर शांत जी, जी आज के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? ये कैसे पता चलेगा कि जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे फेफड़े का कैंसर जो मरीज है वो ठीक हो रहा है? उसको ये कैसे पता चलेगा? और दूसरी बात ये है कि फेफड़े का कैंसर के जो इलाज किए जाते हैं, क्या उससे कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है? डॉक्टर प्रशांत, इलाज डॉक्टर प्रशांत जी तो इसमें 4 तरीके की मुख्य विधियां हैं। जी पहला है सर्जरी, दूसरा है रेडिएशन थेरेपी, तीसरा है कीमोथेरेपी, और चौथा है टारगेटेड थेरेपी। सर्जरी के बारे में डॉक्टर भंडारी आगे चल के विस्तार से बात करेंगे। कीमोथेरेपी जी और रेडिएशन मैं आपको बोलता हूँ। रेडिएशन थेरेपी एक्सरे का ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए मरीज को रोजाना ट्रीटमेंट के लिए आना होगा। तकरीबन 1 महीने का ये ट्रीटमेंट होता है। कीमोथेरेपी जो बोलते हैं वो खून से ट्रीटमेंट, जो आईवी लाइन जो होती है उससे ट्रीटमेंट दिया जाता है, इंजेक्शन का ट्रीटमेंट होता है। ये आज ट्रीटमेंट किया तो
ज्यादातर 3 हफ्ते बाद ट्रीटमेंट करते हैं, टोटल 4 से 6 बार। और आखिरी में मैंने आपको बोला एक टारगेटेड थेरेपी। मैं तीसरी बार उसी बात पे वापस जा रहा हूँ कि बायोप्सी के बाद में जब हम लोग मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हमको ये मालूम पड़ता है कि इस मरीज के कैंसर में वो वाले म्यूटेशन हैं या नहीं है। अगर कुछ खास म्यूटेशन ऐसे होते हैं, अगर वो हैं मरीज पे, तो हम लोग उनको सिर्फ टैबलेट पे रख सकते हैं। और ये खास तौर से जरूरत पड़ती है हमको जहाँ पे हमको स्टेज 3 स्टेज 4 के कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो कि कमजोर हो चुके हैं, और उनको हम जो कीमोथेरेपी और इस सब से बचाना चाहें, तो अगर हमको वो टारगेट 20 मिल जाते हैं तो जस्ट एक दिन में एक टारगेट लेनी है, और ये पूरा हाईली इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो सर इस तरह के इलाज से मरीज का ये कैंसर क्या आपको लगता है कि ठीक हो जाता है या फिर आगे चल के और सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं? जैसा कि अभी डॉक्टर भंडारी डिफाइन कर रहे थे कैंसर की स्टेजेस को, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के मरीजों को हम यही मान के चलते हैं कि ये पूर्णतः क्योर होंगे। जी। स्टेज 3 और स्टेज 4 में फर्क हो जाता है। स्टेज 3 के भी कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें क्योर होने के अच्छे चांसेस होते हैं, और स्टेज 4 में हम सिर्फ बीमारी को कंट्रोल करने की बात करते हैं, क्योर करने की बात नहीं करते। तो ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में इसको जान लें और फिर हम डॉक्टर से अगर संपर्क कर लें तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। डॉक्टर भंडारी, फेफड़े के कैंसर के इलाज में कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है और सर्जरी कितने तरीके से की जाती है, और आजकल कौन सी लेटेस्ट तकनीक आ गई है कि जिसकी वजह से, क्योंकि रोज तो तकनीकें आती जा रही हैं, तो कौन सी लेटेस्ट तकनीक है और क्या वो बहुत ज़्यादा महंगी भी है? थोड़ा इसको भी हम जानना चाहेंगे, और इस कैंसर के इलाज में कितना बड़ा योगदान है इसका। देखिए ओमदत जी, जो जी सर। लंग कैंसर में एक बार डायग्नोसिस बन जाती है कि मरीज को लंग कैंसर है, उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता करना होता है कि इनका स्टेज क्या है। और ये स्टेज पता करने के लिए जैसे सीटी स्कैन है, पेट सीटी स्कैन है, जहाँ पे पेट स्कैन नहीं है बोन स्कैन है, तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस के इनको यूज करके हम ये पता करवाते हैं कि ये स्टेज क्या है। तो अगर जी लंग कैंसर स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है और बिल्कुल अर्ली नोडल इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें सर्जरी करके ये बीमारी को निकाला जा सकता है। पर अगर स्टेज 3 में है कैंसर, तो वो स्टेज 3 कैंसर में पहले हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, 3 से 4 साइकिल इंजेक्शन कीमोथेरेपी देते हैं। वो कीमोथेरेपी देने के बाद फिर से एक स्कैन करा जाता है देखने के लिए कि कीमोथेरेपी का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कीमोथेरेपी देने के बाद वो जो स्टेज 3 है वो स्टेज 1 में आ जाती है और फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो अगर स्टेज 1 है तो डायरेक्टली स्टेज 1, और अर्ली स्टेज 2 है तो डायरेक्टली सर्जरी कर सकते हैं। स्टेज 3 है तो पहले कीमोथेरेपी करके देके उसको स्टेज 1 में लाके फिर सर्जरी करना। और अगर स्टेज 4 है तो फिर उसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं है, इमीडिएट रोल कोई भी नहीं है, अनलेस कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है, और उसमें फिर भी कोई आजकल रोल नहीं है। तो सर्जरी का रोल लिमिटेड है स्टेज 1 में, अर्ली स्टेज 2 में, और स्टेज 3 में कीमोथेरेपी देने के बाद सर्जरी का। तो सर सर्जरी आप बताएं तो सर्जरी कितने तरह की होती है, लेटेस्ट कौन सी जी तकनीक है? देखिए, सर्जरी लंग कैंसर की सर्जरी जो है करीब 100 से 150 साल पुरानी है, जिसमें ओपन सर्जरी है। ओपन सर्जरी में क्या होता है, मरीज को एक साइड में लेटा के उसकी साइड से बगल से उसको खोल के, जो उनके रिब्स होते हैं पेशेंट के रिब्स के बीच में जाके पूरा खोल के ऑपरेशन, इसको ओपन सर्जरी बोलते हैं। फेफड़े के जिस भाग में कैंसर होता है उसको काट के निकालते हैं। ठीक है जी। जी। फिर उसके बाद पिछले
20-25 साल 30 साल समझ लीजिए, एक टेक्निक आई है जिसको हम बोलते हैं वैट्स, जो है वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। कहने का मतलब है वो बड़ा सा चीरा जो डाल के हम लोग ऑपरेशन करते थे एक जमाने में पूरा वो लंग कैंसर निकालने के लिए, अब वैसा नहीं करते हैं। अब पेशेंट के बगल में हम 4 छोटे छेद बनाते हैं जिसमें कैमरा डालते हैं, कैमरा डाल के उसमें फिर 2-3 और छेद बना के छोटे छोटे ये जो प्रॉन्ग्स बोलते हैं 8 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर के, उससे ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। जिससे फायदा क्या होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, बड़ा चीरा नहीं होता है, मसल्स काटते नहीं है, एंड विद इन 24 to 48 आवर्स पेशेंट की रिकवरी होती है। इसके बाद जो आपने क्वेश्चन किया था कि और लेटेस्ट क्या है, और लेटेस्ट ये है, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी भी ये वैट सर्जरी की तरह है, खाली इसमें ये फर्क है कि वैट सर्जरी में सर्जन पेशेंट के ऊपर खड़े होकर वो प्रॉन्ग्स को ऑपरेट करके कैंसर की बीमारी को काट के निकालता है। रोबोटिक सर्जरी में क्या है, वो शरीर के अंदर वो प्रोब्स बोलिए या प्रॉन्ग्स बोलिए वो डाल देते हैं, और वो एक रोबोटिक मशीन होती है, वो मशीन को कनेक्ट कर देते हैं। और सर्जन जो है, जैसे आप अभी हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सर्जन जाके अपने लैपटॉप या लैपटॉप की तरह कंप्यूटर मशीन रहती है, उस पर वो बैठ जाता है, और वो रोबोट जो पेशेंट के ऊपर सेट किया हुआ है, वो रोबोट का कंट्रोल पेशेंट वो सर्जन के हाथ में होता है। तो जैसे वीडियो गेम्स होते हैं उसी तरह वो रोबोट को कंट्रोल करता है, और पूरा का पूरा वो एक कंसोल स्क्रीन पे है, कंसोल स्क्रीन पे वो पूरा का पूरा ऑपरेशन करता है। सो ये रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी, ओपन सर्जरी और ये वैट सर्जरी जो थोरैकोस्कोपिक सर्जरी है, उससे लगभग बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन पावर जो है नियरली 10 to 20 टाइम्स है, और एक एक कीटाणु, एक एक सेल बहुत क्लियर दिखता है, इसमें एक एक चीज बहुत क्लियर दिखती है। सो इसकी एक्यूरेसी, प्रिसीशन इज फार सुपीरियर टू ओपन सर्जरी एंड वैट सर्जरी। तो ये आजकल प्रिफर करी गई है, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट सर्जरी है रोबोटिक सर्जरी। अच्छा सर, एक बड़ा भारी मिथ है, लोग ये सोचते हैं कि अगर फेफड़े का के कैंसर का अगर सर्जरी की जाती है तो उससे इसके फैलने का डर होता है। तो ये कहा था भाई एक बार सर्जरी अगर चीरा लग गया या कुछ भी हो गया, अगर सर्जरी का काम हो गया तो ये फिर बढ़ जाएगा कैंसर। तो ये मिथ है या वास्तव में ऐसा कुछ होता ही है? जी देखिए ओमदत्त जी, इसमें कुछ तो मिथ है और कुछ सच्चाई है जी। ऐसा है कि जब कहीं पे भी शरीर में कैंसर हो, लंग हो, ब्रेस्ट हो, कहीं पे भी हो, तरीका यह है कि ऑन्कोलॉजिक रिसेक्शन, जब इसलिए ऑन्कोलॉजी फील्ड ये है कि ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैंसर को कैसे अप्रोच करें। तो हम लोग जब कैंसर को अप्रोच करते हैं, कोई भी जगह में कैंसर हो, लंग हो, ब्रेस्ट हो, किधर भी हो, तो सीधा हम लोग क्या करते हैं कि कैंसर के ऊपर डायरेक्टली जाके कैंसर के अंदर नहीं कट करते हैं, हम कैंसर के चारों ओर कटिंग करते हैं, जिससे कैंसर समूचा बाहर निकलता है। कैंसर को हम कभी भी इन्वेड नहीं करते हैं, उसमें कैंसर के अंदर कोई चीरा नहीं लगता है, कैंसर के चारों ओर लगता है, जिससे पूरा का पूरा कैंसर समूचा निकल जाता है। बिना कैंसर का जो कैप्सूल होता है, कैंसर एक कैप्सूल से ढका होता है, कवरिंग, एक कवरिंग से ढका होता है, वो कवरिंग को हम नहीं काटते। अगर आप अच्छी सर्जरी नहीं करोगे और वो कवरिंग को ब्रीच कर दोगे, काट दोगे, तो कैंसर के सेल्स फैल जाएंगे। इसलिए कुछ तो मिथ है और कुछ सच्चाई भी है। अगर वो सर्जरी ठीक तरह से नहीं हुई और आपने कैंसर को काट दिया तो वो अंदर स्प्रेड होने के डेंजर रहते हैं, तो पूरा का पूरा साइड से जाके पूरा निकालते हैं समूचा। तो सर उसका जो फेफड़े का जो जिसको द्रव्यमान या मास कहते हैं, तो क्या उसको आप कम कर देते हैं? क्या होता है सर? देखिए जो कैंसर जैसे लंग्स है, हर इंसान के पास जैसे राइट साइड में 3 लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, लेफ्ट साइड में 2 लोब होते हैं। और अगर राइट साइड का कैंसर है, जरूरत पड़े तो पूरा लोब भी निकाल देते हैं, जरूरत पड़े कई बार तो हम 2 लोब भी निकाल देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरा एक लंग भी निकाल देते हैं। बट फिर भी इंसान जो है एक लंग पे लाइफ लीड करना कंपैटिबल है। तो
अगर आप 1 लोब 2 लोब 3 लोब भी निकाल दो, फिर भी ही कैन लीड हिज लाइफ इफ द अदर लंग इज नॉर्मल। तो उससे कोई हानि नहीं होती है लाइफ टाइम। जी। डॉक्टर प्रशांत, लंग कैंसर के इलाज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस इलाज के दौरान किस तरह के रिस्क आते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं? और एक छोटा सवाल और मैं पूछूंगा, जब आप कीमोथेरेपी या किसी इसकी बात करते हैं, तो क्या इससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे भी असर पड़ता है? क्या वो कमजोर हो जाता है? तो जैसे कि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि लंग कैंसर के 4 ट्रीटमेंट्स हैं: सर्जरी, रेडिएशन, कीमो और टारगेटेड थेरेपी। तो सर्जरी से रिलेटेड साइड इफेक्ट मैं समझूंगा कि अच्छा रहेगा डॉक्टर भंडारी उनको एक्सप्लेन कर दें, और बाकी टीम पे मैं फोकस करता हूँ। तो जो कीमोथेरेपी है, क्योंकि उसको इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, वो आपके ब्लड में जाती है और कैंसर सेल्स को मारती है। तो जब भी हम किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी के लिए काउंसिल करते हैं, तो हम कुछ मुख्य साइड इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे मछली आना, उल्टी हो जाना, थोड़ा खाने के प्रति उनके रुचि न रहना, ब्लड की कमी होना, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, व्हाइट सेल्स कम हो जाते हैं या प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि हम बोलते हैं लोगों के बाल झड़ जाना, ऐसे बातें होती हैं कीमोथेरेपी। आपने जो एक मुख्यतः एक पूछा इम्यूनिटी वाली बात, यस, कीमोथेरेपी के दौरान जब इंजेक्शन बॉडी में जाते हैं, तो जो व्हाइट सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं और किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, तो वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से जब इम्यूनिटी डाउन होती है, तो हम किसी भी और इन्फेक्शन को पकड़ने के चांसेस हमको बढ़ जाते हैं। दूसरे बात का ट्रीटमेंट था रेडिएशन थेरेपी। जैसे मैंने बोला, रेडिएशन थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो एक्सरे का ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट आते हैं, डेली 10 मिनट का ट्रीटमेंट लेते हैं और वापस चले जाते हैं। रेडिएशन के दौरान जो हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं, वो मुख्यतः होते हैं कि हो सकता है कि आपका कैंसर खाने की नली के पास में है, तो उसमें हो सकता है आपको खाना खाने में कुछ तकलीफ जैसे मालूम पड़ रही है, या जिस एरिया का रेडिएशन क्या है उसका स्किन का कलर डार्क हो गया है। ये कुछ साइड इफेक्ट जैसे रेडिएशन। तीसरा रह गया था ट्रीटमेंट टारगेटेड थेरेपी, जो टैबलेट। टैबलेट में मुख्यतः हम लोग बोलते हैं कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते, जैसे कि कीमो में मैंने बोला था ब्लड कम हो जाना, इन्फेक्शन चांसेस होना। कुछ टैबलेट से कुछ खास साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हाथ पैर की स्किन का थोड़ा कलर चेंज हो जाना, वो एक्सप्लेन किया जाता है। बाकी मैं समझता हूँ सर्जरी के बारे में डॉक्टर भंडारी ज्यादा अच्छे एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर भंडारी, हम जी बात कर रहे हैं कि क्या रिस्क होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो थोड़ा हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब सर्जरी की जाती है, किसी भी तरह की सर्जरी होती है, तो क्या समस्याएं आती हैं? देखिए, जो लंग कैंसर की सर्जरी है, थोड़ी प्रिसिशन की सर्जरी होती है, क्योंकि ये लंग कैंसर में जो लंग के लोब्स होते हैं जहाँ पे कैंसर बनता है, उसके अगल बगल खून की नसें होती हैं, जिनको हम पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन बोलते हैं, जो खून लंग्स को लेके आती हैं और लेके जाती हैं, ऑक्सीनेट कराती हैं और डीऑक्सीनेट ब्लड को लेके जाती हैं। ये जी। इन खून की वेसल्स में जो सर्कुलेशन स्पीड है ब्लड की, काफी हाई होती है। तो प्रिसिशन मेरा कहने का इसलिए मतलब यह है कि अगर सर्जरी के दौरान इन वेसल्स में कहीं छेद हो जाए तो काफी ब्लड लॉस हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट की लाइफ को खतरा हो सकता है। तो इसलिए बहुत प्रिसिशन के साथ, बहुत केयरफुली ये खून की नसों को अलग किया जाता है, और ये कैंसर की बीमारी जो नसें जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनको काट के कैंसर के साथ निकाला जाता है। तो इसमें प्रिसिशन सर्जरी बहुत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपने पूछी है, जो रिलेटेड, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है और पिछले कुछ आपके कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए, जब हम फेफड़े का एक भाग निकाल देते हैं तो उससे पेशेंट को ज्यादा विशेष प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। जी। बट क्या होता है कि ये ज्यादातर पेशेंट, जैसे हमने डिस्कशन किया था कि ये लोग स्मोकर हैं। अब स्मोकिंग के कारण क्या होता है, जैसे आपने प्रशांत से भी शुरू में क्वेश्चन पूछा था लंग्स के इफेक्ट पर, तो ये स्मोकर्स में क्या होता है कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, उनकी लंग की कैपेसिटी काफी रिड्यूस्ड होती है।
जैसे नॉर्मल पर्सन की अगर लंग की कैपेसिटी 90 to 100% होगी, इनकी लंग की कैपेसिटी करीब 50-60% होगी, और उसके पर से हम एक लंग का एक भाग निकालने जा रहे हैं। तो ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद ये हो सकता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और उसको प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए हमारा जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये पेशेंट ऑपरेशन बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसमें हम, क्योंकि ज्यादातर ये लोग 50-60 के साथ 60-70 साल के भी होते हैं, तो लंग स्मोकर होते हैं, लंग की कैपेसिटी रिड्यूस्ड होती है, और एज के कारण हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो ऑपरेशन से पहले हम ये तीनों चीज को देख लेते हैं कि इनकी लंग की कैपेसिटी कैसा है, पंपिंग कैपेसिटी कैसी है हार्ट की, पूरा अच्छा सा पल्मोनोलॉजी और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ इवैल्यूएशन करके देखते हैं। अगर ये पाया जाता है कि इनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है लंग की, तो ज्यादातर लोगों में मैं 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक इनको ऑपरेशन से पहले लंग की एक्सरसाइजेज शुरू कराता हूँ, जिसको हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री और चेस्ट फिजियोथेरेपी बोलते हैं, और नेबुलाइजेशन विद मल्टीपल ड्रग्स होते हैं, जिससे ये लंग के पैसेजेस हैं इनके खुल जाते हैं और लंग की कैपेसिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। तो इससे क्या होता है, सर्जरी के बाद इनकी रिकवरी फास्ट होती है और प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन और ये सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अच्छा सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जी, एक सवाल हमारा ये है कि अक्सर देखा जाता है कि जो बड़े फिल्म स्टार हैं या हमारे कुछ राजनेता हैं, तो ये अक्सर जब इनको इस तरह के फेफड़े कैंसर की बात आती है तो ये यहाँ ना ट्रीटमेंट करा करके विदेशों में चले जाते हैं, खासतौर पर अमेरिका चले गए, और फिर वो वहाँ से ठीक होके भी आ जाते हैं। तो सर, क्या हमारे यहाँ से वहाँ की टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा एडवांस है, या फिर कोई और रीजन है? जरा इसके बारे में बताइए। देखिए ओमदत्त जी, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अब जी जो भी सेलिब्रिटी, राजनेता जो भी है, ये कुछ जो भी कहिए आप, ये जी। थोड़ा सोशल टैबू है ये बीमारी पे, सोशल हाँ टैबू है। आप चाहते नहीं हो कि पब्लिक को पता चले, आप स्पेशली आप लाइमलाइट में है, पूरा पब्लिक फिगर है, आप ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि आपको कैंसर है, तो आप चुपचाप चले जाते हो यूएसए में छुट्टी मनाने, वहां पे ऑपरेशन भी हो जाता है, कीमोथेरेपी भी हो जाती है, रेडियोथेरेपी भी हो जाती है, और फिर आप आ जाते हो, सब जिंदगी चलती रहती है। और एक दिन फाइनली, एक दिन सडनली न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आती है कि सो एंड सो फलाना वो मुंबई के हॉस्पिटल में सडनली पास अवे हो गया, और फिर स्टोरी निकलती है जी उनको कैंसर का इलाज चल रहा था उनका। जी जी जी, तो कहने एकदम का सही। ही मतलब ये है कि ये जितने भी बड़े फिगर्स हैं, बिकॉज ऑफ सीक्रेसी एंड प्राइवेसी, देखिए इंडिया में आप किसी भी अस्पताल में कोई पब्लिक फिगर एडमिट होगा, 24 से 48 घंटे के अंदर सब पब्लिक, पूरी देश की पब्लिक को पता चल जाएगा वो क्यों एडमिट हुआ था और क्या इलाज हो रहा है। तो दे वांट टू अवॉइड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जो भी अमेरिका में, लंदन में, कहीं पे भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होती है, वो सब हमारे हर शहर में, बड़े शहर में उपलब्ध है। एंड वी आर नॉट इंफीरियर टू न्यूयॉर्क, लंदन or any part of the world regarding surgery, radiation, chemotherapy or targeted therapy. Everything is available in India under one roof in most of the advanced cancer hospitals in India. डॉक्टर प्रशांत, लंग कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि फेफड़ों को अगर मजबूत बनाना है तो खान पान और जीवन शैली हमारी कैसी होनी चाहिए? और इसी जुड़ा एक सवाल, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप विटामिन ए, विटामिन सी, डी और ई का अगर आप लंबे समय तक उपयोग करें तो फेफड़े के जोखिम हो जाते हैं। तो जरा इसके बारे में बताइए। तो देखिए सर, आप हमेशा मुझे बता रहे हैं, दूसरे सवाल को पहले ला देते हो, पहले को बाद में। तो देखिए, मैं भी मेरे को माफ कर दीजिएगा अगर मैं आपसे ऐसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल करना आपका काम था। मैं उल्टा पूछता हूँ, ये विटामिन सी कहाँ से आता है? गोलियों में तो आता है, मालूम है हमको, गोली में आता है, लेकिन गोली के अंदर कहाँ से घुसता है विटामिन सी? ये विटामिन ई कहाँ से निकल के आता है जो कैप्सूल बन जाता है उसका? ये जी सब
एक्सट्रैक्ट्स हैं सब, इनको कंसंट्रेटेड मात्राओं में हमारे जो रेगुलर खाना है उन्हीं में से निकाला गया है। तो जी विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन डी है। विटामिन डी कहाँ से आता है साहब? विटामिन डी हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है, सुबह उठो, सूर्य नमस्कार करो या कुछ भी खेलो कूदो, धूप में निकलो, तो विटामिन डी वहां पे है। तो ये जो एक जो आपने वर्ड है मिथ्या, मैं उस मिथ्या को डिफाइन कर दूंगा कि साहब जाके टैबलेट खा लो तो बीमारी खत्म हो जाएगी। साहब टैबलेट खाने की जरूरत ही नहीं है। आप सुबह उठते हैं, टहलते हैं, कुछ व्यायाम करने, कुछ प्राणायाम, कुछ भी करते हैं, विटामिन डी आपको मिल रहा है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में हर मौसम का फल अलग है। संतरा जो गर्मी में आता है, आपको विटामिन सी उससे ज्यादा कहाँ मिलेगा? आंवले से ज्यादा विटामिन सी कहाँ मिलेगा? लेकिन एक मिथ्या है कि नहीं, वो जो हमने दवाई खरीदी है, वो जो टैबलेट है, वो हमको सही कर। तो पहली जो आपका दूसरा सवाल था वो तो मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ कि हमारा खान पान में सब कुछ है शामिल, बस हमें उसको लेना है। दूसरा, आपको मुझसे पूछ रहे थे जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। देखिए, लंग कैंसर की, फेफड़ों के कैंसर की बात चलेगी तो बात शुरू सिगरेट से होगी और बात खत्म भी सिगरेट पे ही होगी। 90% ऑफ द लंग कैंसर को हम लोग सिगरेट को अगर हटा दें जीवन शैली में से तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लागू नहीं होती है, आपके मोस्ट डेवलप्ड नेशन, चाहे आप यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें या यूनाइटेड किंगडम की बात करें, वहां भी एस्टेब्लिश है कि अगर सिगरेट स्मोकिंग हटा जाती है तो डेफिनेटली लंग कैंसर का इंसिडेंस अपने आप कम है। अच्छा सर, इसी के संदर्भ में मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जब इलाज की बात कर रहे थे तो स्टेज 1 के लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद क्या कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है? अगर उसका स्टेजिंग वर्कअप हम बोलते हैं इसको, टेक्निकली स्टेजिंग वर्कअप का मतलब होता है किसी भी मरीज का जब हमने डायग्नोज कर दिया है कि फलाना शख्स को लंग कैंसर है, तो अब हम उसकी स्टेज देखते हैं, और अगर स्टेजिंग वर्कअप ढंग से हुआ है, बाई बुक हम ये कहते हैं कि स्टेज 1 है, नहीं, उसमें कीमोथेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो तरीके के ट्रीटमेंट है, डॉक्टर भंडारी ने बताया। स्टेज 1 में सर्जरी को पूरी तरीके से इफेक्टिव है, उसी तरीके से स्टेज 1 में सिर्फ रेडिएशन थेरेपी भी पूरी तरह से इफेक्टिव है, उसके आगे किसी और इलाज की कोई जरूरत नहीं। अच्छा सर, जब कीमोथेरेपी की जाती है, अक्सर लोग देखिए कीमोथेरेपी की बात मैंने इसलिए की कि लोग बहुत डरते हैं इसके नाम सुन के ही कि सब बाल उड़ जाएंगे और भी तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। अब जैसे कोविड चल रहा है तो इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो गई तो ऐसे में जो कहा जाता है कि कोविड में अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर ऐसे पेशेंट को तो बड़ा खतरा भी हो जाता होगा। देखिए, जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसका इफेक्ट बॉडी के सेल्स पे भी होता है, जैसे कि रेड सेल, व्हाइट सेल, ब्लड सेल, इन सब पे होता है। और इम्यूनिटी की जब भी बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है व्हाइट सेल्स। तो व्हाइट सेल्स की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि ये जो भी व्हाइट सेल की मात्रा कम होती है वो टेम्परेरी है। आज किसी की कीमोथेरेपी हुई, हफ्ते 10 दिन के बाद में व्हाइट सेल्स की मात्रा फिर नॉर्मल होने लगेगी। और जब कीमोथेरेपी देते हैं और किसी पेशेंट में हम देखते हैं कि इनके व्हाइट सेल ज्यादा ही कम होते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी इंजेक्शन होते हैं, वो उसको डील किया जा सकता है। दूसरी सिचुएशन ये कि आज मान लें कि हमने किसी को कह दिया आपकी कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई, 6 बार का आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तकरीबन 1-1.5 महीने बाद वो बैक टू नॉर्मल है, तो उसमें अलग से कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, सिर्फ कीमो देने के टाइम पे इन्फेक्शन के खतरे हैं। डॉक्टर भंडारी, कोविड के समय कैंसर के मरीजों के लिए किस तरह के रिस्क बने हुए हैं, क्योंकि लोग कोविड काल में डर के मारे अस्पताल नहीं जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर लक्षण आ चुके हैं या उनको महसूस हो रहा है कि मुझे आपके पास जाना चाहिए, और कुछ लोग गंभीर लक्षण से भी जूझ रहे हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? देखिए उमदत जी, दो, अभी जैसे लंग कैंसर के मरीज हैं, दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है जिनका ट्रीटमेंट जारी है, सर्जरी हो गई है, कीमोथेरेपी चल रही है, या सर्जरी होने वाली है, या सर्जरी जस्ट हुई है। और कुछ पेशेंट्स, तो इन पेशेंट्स के लिए अब ये कोरोना की स्थिति में वही जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइडिंग मीटिंग पीपल, अननेसेसरली आना जाना प्रवाहन करना लोगों का,
हैंड वॉश, यही सब जो नॉर्मल पब्लिक के लिए लागू है यही लागू इनके लिए भी है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है कि बिल्कुल घर में भी कोई एंट्री लोगों की अननेसेसरी ना हो। जो पेशेंट को कैंसर के लक्षण हैं, खांसी हो रही है और पेन है, तो अभी आपका ये सवाल सही है, तो वो कोविड को भी ये भी सोच सकते हैं कि ये कोविड के कारण है। पर जैसे जी शुरुआत में हमारी डिस्कशन हुई थी, क्रॉनिक कॉफ जो 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक चल रहा है, खून, खांसी में खून आ रहा है, ये कारण तो कैंसर के ही है, कोविड से तो होगा नहीं है। क्योंकि कोविड तो जनरल, जैसे आपको मालूम है, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूरी स्टोरी डिसाइड हो जाती है। तो जी ये कैंसर के लक्षण है, इमीडिएटली हॉस्पिटल सारे फंक्शन कर रहे हैं। जैसे मैं दूसरे हॉस्पिटल्स के बारे में बात नहीं करूंगा, जैसे हमारा हॉस्पिटल है अपोलो कैंसर हॉस्पिटल जुबली हिल्स, इसमें आप ओमदब जी मानोगे नहीं, पिछले साल से लेकर अभी तक एक दिन भी हम लोग ने, किसी ने छुट्टी नहीं ली है। कंटिन्यूअसली हमारा कैंसर का काम जारी है। कैंसर के सर्जरीज, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब चल रहा है हमारे कैंसर हॉस्पिटल में। तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ जो नया पेशेंट आता है उसको लेते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, अगर उसको सर्जरी की जरूरत है या कीमोथेरेपी, रेडिएशन जिसकी भी जरूरत है तो उसका कोविड टेस्ट किया जाता है। और फिर जी वो प्रोसीजर जब पाया जाता है कि वो कोविड नेगेटिव है, तब वो प्रोसीजर किया जाता है। अगर कुछ केसेस में पाया गया है कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप, अगर उसके ज्यादा लक्षण सीरियस नहीं है तो आप होम आइसोलेशन में रहिए, 14 दिन के बाद वापस आइए, फिर 14 दिन के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो हर पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली या बिफोर ट्रीटमेंट कोविड टेस्ट कंफर्म करके प्रोसीड करते हैं। डॉक्टर प्रशांत, समय तो हमारा लगभग समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते एक सवाल आपसे कि इस समय कोविड का असर जो देखा जा रहा है वो सीधे लंग्स पे असर पड़ रहा है, और जब लोग निगेटिव हो जा रहे हैं यानी ठीक हो जा रहे हैं, उसके बाद देखा जा रहा है कि उनको लंबे समय तक खांसी बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में और उनको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग ये सब बता रहे हैं, उस हिसाब से जो इसके लक्षण हैं लंग कैंसर के, कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। तो क्या ऐसी संभावना है कि भविष्य में चल के लंग कैंसर ये बन सकता है, और उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इसका जवाब दे देता हूँ। आज जी की तारीख में हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो मरीज कोविड से निकल चुके हैं और सही हो गए हैं, जी भविष्य में जाके उनमें कैंसर होने की कोई संभावना होगी या नहीं होगी, इसकी अभी हमारे पास में वैज्ञानिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं। जी, बहुत अच्छी बात सर। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। सबसे जरूरी बात, जुबली टीवी के इस साप्ताहिक कार्यक्रम जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त में हर रविवार शाम 4 से 5 तक आपको स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग विषयों पर हम तथ्यात्मक जानकारी देते हैं। और ये तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में न केवल अपने देश के बल्कि विदेश के भी बहुत मशहूर चिकित्सक आपसे सीधे लाइव जुड़ते हैं और आपके सवालों का जवाब भी देते हैं, और आपकी उस रोग से जुड़ी हर जितने भी लक्षण हैं, उसके इलाज है, क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। ये हमारा जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त का ये एक उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ कर सकें। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक आप जुड़ें और अपने जानने वालों को भी इसे देखने के लिए जरूर प्रेरित करें। हर सप्ताह अगले कार्यक्रम का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जुबली टीवी को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। डॉक्टर भंडारी और डॉक्टर प्रशांत, आपने जुबली हेल्थ लाइव के दर्शकों के लिए समय निकाला, इतनी महत्वपूर्ण प्रामाणिक जानकारी दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगले रविवार स्वास्थ्य से जुड़े एक नए विषय और जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम दत्त को दीजिए अनुमति। नमस्कार।